राजधानी एक्सप्रेस भाग 5। अभी रुपेश से पूछताछ जारी थी। हमारे लिए अब उसका पूरा प्लान जानना जरूरी था। सिर्फ घर से भागने के लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करेगा, ये मेरी भी समझ से बाहर ही था। फिर इन दोनों लव कपल्स ने मुंबई को ही जाने के लिए क्यों चुना? वहाँ कौन था जो उस विराट महानगरी में इनकी मदद करता? तुम मुंबई जाकर क्या करने वाले थे? मैंने रुपेश से पूछा। सर, वहाँ कोई काम ढूंढते और जब वहाँ सेटल हो जाते तो शादी कर लेते। रुपेश अब किसी भी बात का जवाब देने से इनकार नहीं कर रहा था। अभी तो तुम्हारी स्टडी भी अधूरी है, फिर इतनी जल्दी क्या हो गई शादी करने की? सर, है कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा? क्या प्रॉब्लम है? सर, है कोई प्रॉब्लम, बता नहीं सकता। लड़की प्रेग्नेंट हो गई है क्या? आपको कैसे पता? अचानक से बातों बातों में रुपेश के मुंह से निकल गया। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मैंने रुपेश की आंखों में आंखें डालकर बोला। अब रुपेश अपनी आंखें मुझसे चुरा रहा था। सही सही बताओ, तुम लोगों की इरादे क्या है? मैंने अब कठोर स्वर में बोला। सर, मैं सही कह रहा हूँ, हम मुंबई में सेटल होते ही शादी कर लेंगे। रुपेश अभी भी अपना बात पर अड़ा हुआ था। तभी राजन भार्गव बाहर से अंदर आते हुए दिखाई दिए। कुछ और बताया इसने? भार्गव जी ने अंदर आते ही पूछा। पूछताछ में तो पूरा सहयोग कर रहा है लड़का, पर अभी इनके असली इरादे जानना बाकी है। मैंने भार्गव जी को बोला। असली इरादे मतलब? राजन भार्गव ने मेरी ओर सवालिया निगाह घुमाई। सर, मामला इतना खतरनाक है कि ये बात अगर अभी बाहर बैठे लोगों में लीक हो गई तो यही खून खराबा हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? भार्गव जी ने चिंतित नजरों से मेरी ओर देखा। सर, लड़की प्रेग्नेंट है और अगर अंजलि के घर वालों को ये खबर पता चली कि उनकी लड़की प्रेग्नेंट भी है तो वो इस लड़के को मुरैना पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। मुझे इस इलाके का इतिहास मालूम था और जो ये बता रहा है, मुझे इनके इरादे उससे अलग लग रहे हैं। मैंने आशंकित स्वर में भार्गव को कहा। मैं समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो अनुज? राजन भार्गव ने मेरी बात को समझते हुए कहा। सर, मुझे तो लगता है कि दोनों लड़कियों की जान खतरे में है। इन दोनों लड़कों के इरादे कुछ और हैं। मैंने अपनी आशंका प्रकट की। चलो फिर इसे अंदर ले जाकर उगलवाते हैं। राजन भार्गव अपने पुलिसिया तौर तरीके आजमाने की और इशारा कर रहे थे। इस काम में आप लगो सर, तब तक मैं दूसरे काम निपटाता हूँ। मैंने राजन भार्गव को बोला। ठीक है अनुज, मैं गुलवाता हूँ उससे। ये बोलकर राजन रुपेश की ओर लपका और मैं अब अपने फ़ोन पर फरीदाबाद से मुंबई तक की सभी ट्रेन का टाइम टेबल चेक करने लगा। जिस समय की ये घटना थी उस समय के आसपास सिर्फ एक पश्चिमी एक्सप्रेस फरीदाबाद से मुंबई बांद्रा तक के लिए आती थी। शाम को 5:13 पर यह ट्रेन फरीदाबाद से मुंबई जाती थी। अगर वो सच में ही मुंबई जाना चाहते थे तो यही ट्रेन सबसे ज़्यादा इन लोगों के लिए मुफीद थी। मैंने अपने खबरी को फ़ोन लगाया। क्या हुआ अनुज भाई, आप दिल्ली आ गए हो क्या? मेरे खबरी ने फ़ोन उठाते ही पूछा। नहीं, अभी आगरा में ही हूँ। हो सकता है मुझे आने में 1-2 दिन लग जाए। यहाँ भी एक केस में फंस गया हूँ यार। मैंने अपने खबरी को बोला। क्या हुआ अनुज भाई, आप दिल्ली आ गए हो क्या? मेरे खबरी ने फ़ोन उठाते ही पूछा। नहीं, अभी आगरा में हूँ। हो सकता है मुझे आने में 1-2 दिन लग जाए। यहाँ भी एक केस में फंस गया हूँ यार। मैंने अपने खबरी को बोला। क्या हुआ अनुज भाई, कौन सा केस ले लिया अब? वो भी आगरा में? लगता है अब तो आप पूरे वर्ल्ड के फेमस हो गए हो। उधर से खबरी बेकार की बकबक कर रहा था। तू ये सब छोड़, मैं तुझे अभी 2 लड़कियों की फ़ोटो भेज रहा हूँ। तू पता लगा कि दिल्ली में जीबी रोड वगैरह पर इन लड़कियों को एक लड़के के साथ देखा गया है कि या नहीं। मुझे इन लड़कियों की खरीद फरोख्त की भी आशंका थी।
ठीक है गुरु, आज की नींद को तो तुमने भाजी पड़ा कर दिया। अब जल्दी से उनकी फोटो सेंड करो। उधर से खबरी अलसाई स्वर में बोल रहा था। लगता था मैंने उसे सोते हुए उठा दिया था। मैंने उसे इंतजार करने को बोला और मैं अंदर राजन भार्गव की ओर लपका, जो इस समय रुपेश की सेवा में लगा हुआ था। मैंने राजन से उन दोनों लड़कियों की फोटो सेंड करने के लिए बोला, जो कि राजन भार्गव ने उसी समय कर दी। पंकज की फोटो दो, तुम्हारे मोबाइल में होगी, मैंने रुपेश की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा। इसका फोन हमारे पास है, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर राजन हवालात से बाहर निकल गए। राजन के बाहर जाते ही रुपेश मेरे कदमों में लौट गया। साहब बचा लो मुझे, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है सर, जैसा आप सोच रहे हो। हम सच में उनसे शादी करने वाले हैं सर। सच बोल दे, अभी भी वक्त है तेरे पास, नहीं तो तेरे चेहरे का ऐसा नक्शा चेंज करेंगे बेटा कि कोई लड़की थूकना भी पसंद नहीं करेगी तुझ पर। मैंने रुपेश को और डराया। अब मैं आपको कैसे समझाऊं सर, ये बोलकर रुपेश वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने एक हिकारत भरी नजर उस पर डाली, तभी राजन भार्गव रुपेश का फोन लेकर अंदर आ गए। बता कौन सी फोटो है इनमें से पंकज की, राजन भार्गव ने उसे एक लात मारते हुए कहा। राजन की लात पड़ते ही रुपेश बिलबिला पड़ा। सर मारिए मत, मैं बता तो रहा हूँ सर आपको, ये बोलकर रुपेश ने एक फोटो पर उंगली रख दी। राजन ने वो फोटो मेरे फोन पर तत्काल सेंड कर दी। मैंने भी उन सभी फोटो को अपने खबरी को उसी समय भेज दिया। अब मैं राजन से मुखातिब हुआ। सर, शाम को फरीदाबाद से सिर्फ पश्चिम एक्सप्रेस मुंबई के लिए जाती है। उस ट्रेन में इन तीनों को चेक करवाइए, हर डब्बे हर टॉयलेट चेक करवाइए सर। ट्रेन का कोई कोना छूटना नहीं चाहिए, मैंने राजन को बोला। मेरी बात सुनकर राजन उसी समय अपनी कार्रवाई में लग गए। इसने अभी कुछ बताया नहीं, मैंने रुपेश की ओर देखते हुए राजन जी से पूछा। अभी तक तो इसकी सुई और रिकॉर्ड पर अटकी हुई है, लेकिन ये क्या इसके परिश्ते भी बताएंगे? राजन ने। मेरी बात सुनकर राजन उसी समय अपनी कार्रवाई में लग गए। इसने अभी कुछ बताया नहीं, मैंने रुपेश की ओर देखते हुए राजन जी से पूछा। अभी तक तो इसकी सुई उसी रिकॉर्ड पर अटकी हुई है, लेकिन ये क्या इसके फरिश्ते भी बताएंगे? राजन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। इसका कोई फैमिली मेंबर भी यहाँ आया हुआ है क्या साथ में? मैंने राजन से पूछा। हाँ, इसका पापा और एक इसका मामा आए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आए थे अपने इस नालायक बेटे की हिमायत में, लेकिन जब मैंने उनको इसके कारनामे बताए तो बेचारे शर्म से सर झुकाकर बाहर चले गए, राजन भार्गव ने मुझे बताया। ठीक है, मैं उनसे भी बात करके देखता हूँ, ये बोलकर मैं चौकी से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने रुपेश के पापा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें पहचानता नहीं था, तो मैंने उस ग्रुप की एक लड़की को अपने पास आने का इशारा किया। उस लड़की के साथ एक लड़की और दौड़ती हुई मेरे पास आई। तुम में से कोई रुपेश के पापा को जानती हो? मैंने उन दोनों लड़कियों की ओर देखकर पूछा। सर, वो यहाँ खड़े हैं जो नीली कमीज पहने हैं, उनमें से एक लड़की बोली। मैं उन नीली कमीज वाले शख्स की ओर गया। आप रुपेश के पिता हैं? मैंने उनके पास जाकर पूछा। जी, मैं ही हूँ उसका पापा। बोलिए, मुझसे क्या काम है आपको? रुपेश के पापा ने मुझसे पूछा। मैं आपसे रुपेश के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसने पूछताछ में कुछ बातें बताई हैं, उन्हीं के बारे में बात करनी है, मैंने रुपेश के पिता से बोला। जी पूछिए, क्या पूछना है? रुपेश के पिता ने बोला। आपका कोई रिश्तेदार मुंबई में भी है क्या कोई? जी नहीं, मुंबई में तो हमारा कोई रिलेटिव नहीं रहता। मुरैना से मुंबई तक के रास्ते में कोई रिश्तेदार है आपका? जी, कोटा में है कि रिश्तेदार, और इधर ग्वालियर में भी कई रिश्तेदार हैं। अपने सभी रिश्तेदारों की लिस्ट बनाकर उनके फ़ोन नंबर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके, मैंने रुपेश के पापा को हिदायत दी। जी ठीक है,
मैं अभी लिख कर देता हूँ, रुपेश के पापा ने मुझे बोला। इसके बाद मैं फिर से चौकी के अंदर गया और सीधा राजन भार्गव के पास हवालात में पहुंच गया। मैंने भार्गव को इशारे से बाहर चलने का इशारा किया। भार्गव मुझे अपने साथ लेकर अपने रूम में आ गए। कुछ बताया इसने कि इसका क्या प्रोग्राम था आगे का? तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल सही था। ये दोनों कमीने उन दोनों लड़कियों को किसी कोठे पर बेचने वाले थे, या फिर हो सकता है उनकी जान भी ले लेते। ठीक है सर, अब इसे लेकर मुंबई चलते हैं। इसके पहुंचने से पहले तो पंकज अकेला कोई हरकत करेगा नहीं। सबसे आसान तरीका यही है कि जब वो मुंबई पहुंचकर अपना फ़ोन ओपन करे, उन्हें तभी धर दबोचा जाए। लेकिन सर, इस बात की खबर किसी भी तरह से पंकज तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे ये भनक लग गई कि हम उन तक पहुंचने वाले हैं तो हो सकता है कि वो वक्त से पहले कोई कदम उठा ले। लेकिन अब तक तो ये खबर पूरे मुरैना में फैल चुकी होगी कि हम लोगों ने रुपेश को उठा लिया है। वो भी यहाँ पर किसी न किसी से यहाँ की खोज खबर ले रहे होंगे। ये केस तो अजीब सा बनता जा रहा है। जो लड़कियां उनके साथ हैं, उन्हें खबर ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। वो दोनों खुशी खुशी उनके साथ घूम रही है और हम यहाँ ये कामना कर रहे हैं कि वो दोनों किसी तरह सकुशल मिल जाए। तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ से मुंबई तक हर स्टेशन को अलर्ट कर दिया है। जिस भी स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, उस स्टेशन पर हर डब्बे में उनकी तलाश की जाएगी। अगर वो हमारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन बाद ये लोग आपस में कांटेक्ट करेंगे ही। ठीक है सर, अब बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि पंकज यहाँ मुरैना से किसी से कांटेक्ट ना करे। पंकज का सबसे बड़ा कांटेक्ट तो यहाँ रुपेश ही है। अगर वो उसी से कांटेक्ट नहीं करेगा तो शायद किसी और से भी ना करे। मैंने अपनी उम्मीद जाहिर रखी। मैंने उन दोनों लड़कियों और पंकज के फ़ोन सर्विस लाइन्स पर डाल दिया है। जैसे ही उनमें से किसी का भी फ़ोन ओपन होगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन रुपेश के फ़ोन को चालू रखो सर, हो सकता है वो किसी और नंबर से पंकज या कोई और रुपेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। उसका फ़ोन चालू ही है अनुज, लेकिन अभी इस भीड़ को यहाँ से कैसे रवाना करे? जब तक ये मजमा यहाँ लगा रहेगा तो खबर ऐसे ही फैलती रहेगी और उन लड़कियों के लिए खतरा बढ़ती जा रही है। मैं इन लोगों से बात करता हूँ इस बारे में। ये बोलकर मैं एक बार फिर चौकी से बाहर आकर उन लोगों की तरफ आने लगा। मैंने राजवीर और उसके भाई को इशारे से अपने पास बुलाया। मैंने उन दोनों को सारी वस्तुस्थिति समझाई और उन्हें यह भी बताया कि यहाँ पर इस तरह से भीड़ जमा करने से उनकी बच्चियों को किस तरह का खतरा हो सकता है। मैंने उन्हें बताया कि हम बहुत जल्द उन लड़कियों के पास तक पहुँचे जाएंगे। आखिरकार मैंने उन्हें समझा बुझाकर वापस जाने पर राजी कर ही लिया। मैंने उन्हें ये भी समझाया कि घर जाकर भी उन्हें ऐसा व्यवहार करे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे ही रहे जैसे रोज रहते हैं। इसके बाद मैं फिर चौकी के अंदर गया। किसी स्टेशन की कोई रिपोर्ट आई क्या? तभी तक मैंने भार्गव जी से पूछा। जब मैंने अलर्ट दिया था उस समय गाड़ी ने सबाई मोधापुर को स्टेशन छोड़ दिया था। अब गाड़ी रात को 11:45 बजे कोटा में रुकेगी। मैंने कोटा पर पुलिस और स्टेशन स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। लेकिन ट्रेन सुपरिंटेंडेंट से आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अब तक तो वो ट्रेन में ट्रेस करवा चुका होता। मैंने भार्गव जी से पूछा। मैंने उनका नंबर बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हर बार उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अब देखते हैं कि कोटा से क्या रिपोर्ट मिलती है। कोटा से रिपोर्ट मिलते ही हमें यहाँ से रुपेश को लेकर निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, हमारा अगला एक्शन अब यही होगा। ठीक है सर, अब कुछ खाने के लिए मंगवा लो, बहुत भूख लग गई है। अब तो अंदर बाहर की परेड करते हुए मैंने मुस्कुरा कर कहा। मेरी बात सुनकर राजन भार्गव ने किसी को बुलाया और उसे 2 थाली खाना लाने को बोला। कुछ देर बाद वो लड़का खाना लेकर आ गया। हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद काफ़ी का मज़ा भी लिया गया। मैंने राजन जी के कमरे में लगी घड़ी में टाइम देखा। घड़ी रात के 12 बजने का इशारा कर रही थी।
हम दोनों की इंतजार था कि कोटा से क्या रिपोर्ट मिलती है। कोई आधा घंटे के बाद राजन भार्गव के फोन की घंटी बजी। उधर से जो कुछ बोला गया उससे भार्गव जी के चेहरे पर चिंता की उभरती हुई लकीरों को मैं साफ साफ देख सकता था। क्या हुआ? मैंने राजन जी की ओर देखते हुए कहा। कामयाबी तो मिली है लेकिन अधूरी सफलता ही मिली है, राजन जी ने बोला। क्या मतलब? ट्रेन से सिर्फ पंकज मिला है, उसके साथ कोई लड़की नहीं मिली। व्हाट? अब मेरे भी होश फाकवा हो चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? रूपेश तो बोल रहा है कि दोनों लड़कियां पंकज के साथ ही मुंबई के लिए निकली है। उसके हिसाब से तो लड़कियां को पंकज के साथ ही मिल जाना चाहिए था। कहीं इनका प्लान कुछ और तो नहीं है और हमें घुमाने के लिए इन लोगों ने ये कहानी रची हो? मुझे अभी सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूं। अब एक ही रास्ता है कि पंकज और रुपेश से एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, राजन ने बोला। हाँ, अब अगला कदम तो यही हो सकता है। उन्हें कि जो भी वापसी की ट्रेन हो उससे पंकज को लेकर आगरा पहुंचे, मैंने राजन जी को बोला। अब पंकज का वापस आगरा आने तक का इंतजार करने का हमारे पास और कोई चारा नहीं था। ये केस पल पल और ज़्यादा उलझाया ही जा रहा था। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि पंकज और रुपेश इस केस में सिर्फ मोहरे थे। असली तार कहीं और से हिल रहे थे। मैं इन्हीं सब गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल रोजू द स्टोरी टेलर के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली भाग मैं कल ही अपलोड करूंगी। धन्यवाद।